भारत के सबसे प्रोमिनेंट बिलियनर्स महिंद्रा, टाटा, मित्तल, गोदरेज, ये सारी ग्रेट इंडियन सक्सेस स्टोरीज हैं जो कई इंडियंस सिर्फ ड्रीम करते हैं, ये इन्होंने अचीव कर लिया है। इन्होंने इंडियन इकोनॉमी में भी इतने बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, कितने लोगों को नौकरियां दी हैं, भारत की डेवलपमेंट में कितनी मदद की है। ये लोग प्राउड इंडियंस और पेट्रियट्स भी हैं। लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि जाने में या अनजाने में ये लोग बहुत ही डेंजरस एंटी इंडिया और एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा को करोड़ों की फंडिंग भी दे रहे हैं। पबजी के लैंग्वेज में समझाएं तो फ्रेंडली फायर कर रहे हैं। देखिए, आरोप तो बहुत बड़ा है, तो सबूत क्या है? अरे मिलॉर्ड, ये लो सबूत। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो मैंने जो इंट्रोडक्शन में कहा उसको प्रूव करने के लिए हम तीन बड़े इंस्टीट्यूशंस के एग्जांपल्स लेंगे, हार्वर्ड, अशोका यूनिवर्सिटी और गोदरेज इंडिया कल्चर लैब। इस वीडियो में यूज की गई बहुत सारी रिसर्च मैंने राजीव मल्होत्रा की नई किताब स्नेक्स इन द गंगा से भी ली है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव किताब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि उस बुक का जरूर चेकआउट करें। उस बुक का Amazon लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, प्लीज क्लिक करके जरूर उस बुक का चेकआउट करें। आइए हार्वर्ड से शुरू करते हैं। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। इंडिया के पेरेंट्स अपने बच्चों को इस कॉलेज में भेजने के लिए अपनी किडनी और फेफड़े तक बेचने को तैयार हो जाते हैं। भाई, बेटा बेटी ने हार्वर्ड में पढ़ लिया तो लाइफ सेट हो जाएगी। और हार्वर्ड के इसी प्रेस्टीज से भारत के कई बिलियनर्स भी जुड़ना चाहते हैं। महिंद्रा ने हार्वर्ड को $10 मिलियन गिफ्ट करके महिंद्रा ह्यूमैनिटीज सेंटर क्रिएट किया। मित्तल्स ने $25 मिलियन हार्वर्ड को डोनेट करके लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट लॉन्च किया। रतन टाटा ने 2010 में $50 मिलियन हार्वर्ड को देकर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में टाटा रेजिडेंशियल हॉल डेवलप किया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अजय पीरामल की फैमिली ने 2014 में टीएस चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ को हार्वर्ड के साथ कोलैबोरेशन में मुंबई में चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ खुलवाया। और इसके एक्सचेंज में हार्वर्ड ने स्वाति पीरामल को हार्वर्ड बोर्ड ऑफ ओवरसीयर्स में एक सीट भी दी। हम फर्स्ट। लेकिन शायद इन बड़े बिजनेस फैमिलीज को ये नहीं पता कि शायद हार्वर्ड दुनिया की सबसे एंटी इंडिया यूनिवर्सिटी है। जितना एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा हार्वर्ड से प्रोड्यूस होता है, उतना शायद ही किसी और यूनिवर्सिटी से होता हो। हार्वर्ड क्रिटिकल रेस थ्योरी का भी एक गढ़ है। क्रिटिकल रेस थ्योरी एक मार्क्सिस्ट थ्योरी है जिसने बेसिकली दुनिया को ओप्रेस्ड और ओप्रेसर्स में डिवाइड कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल रेस थ्योरी, ओप्रेस्ड के लिए ये जरूरी है कि ओप्रेसर्स ने जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हैं, जो सोसाइटी क्रिएट की है, उन सोसाइटी और स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए और एक नई दुनिया क्रिएट की जाए। और इसके लिए कोई भी कदम लेना जायज माना जाता है। इंडिया से रिलेटेड एक और थ्योरी डेवलप हुई है हार्वर्ड में, जिसे क्रिटिकल कास्ट थ्योरी कहा जाता है। क्रिटिकल रेस थ्योरी की तरह ही क्रिटिकल कास्ट थ्योरी ये मानती है कि इंडियन सोसाइटी और हिंदुइज्म बेसिकली अपर कास्ट ने लोअर कास्ट और माइनॉरिटीज को दबाने के लिए क्रिएट किया है। इसलिए जब तक अपर कास्ट को और हिंदुइज्म और हिंदू सोसाइटी को खत्म नहीं किया जाता, तब तक लोअर कास्ट और माइनॉरिटीज का उद्धार नहीं हो सकता। इनफैक्ट क्रिटिकल कास्ट थ्योरी को क्रिटिकल रेस थ्योरी से जोड़ने के लिए हार्वर्ड में एक नए तरह के लोगों का जन्म हुआ है जिन्हें एफ्रो दलित कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो अपने आप को बेसिकली एक तरह से ब्लैक यानी अफ्रीकन दिखाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से अफ्रीकन स्लेव्स की ट्रीटमेंट हुई है अमेरिका में, उसी तरह से शेड्यूल कास्ट की ट्रीटमेंट हुई है भारत में। और इनके मुताबिक और क्रिटिकल कास्ट थ्योरी के मुताबिक यूएसए में जो रेसिज्म है ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में, ये कॉन्सेप्ट भी अमेरिका में हिंदू कल्चर से आया है। Critical caste theory, and basically it says that caste is the origin of American racism. और रेसिज्म की इंस्पिरेशन गोरों ने हिंदू कास्ट सिस्टम से ली है। Caste originated in the Vedic traditions according to them, and then the British learnt it in India, brought it to America, and it helped them frame the black and white issue in terms of racism. ये वाहियात बिना किसी सॉलिड प्रूफ का जो क्लेम है, ये इजाबेल विल्करसन नाम के एक ऑथर ने अपनी किताब कास्ट द ओरिजिन्स ऑफ आवर डिसकंटेंट में लिखी है, जो किताब अमेरिका में लेफ्ट विंग सर्कल्स में बहुत पॉपुलर हुई है। इनफैक्ट अमेरिका की एक बहुत पॉपुलर टीवी शो होस्ट ओपरा विनफ्री ने भी इस किताब को बहुत प्रमोट किया है। तो अमेरिकन सोसाइटी में जो रेसिज्म है, उसके लिए हार्वर्ड के लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल्स हिंदुइज्म को ब्लेम कर रहे हैं, हिंदू सोसाइटी को ब्लेम कर रहे हैं। Thesis of this is that caste is the architecture on which racism started in USA. इसके बावजूद कि दुनिया की हर एक सोसाइटी में किसी न किसी तरह की हायरार्की होती है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोप में पेजेंट्स, अरिस्टोक्रेसी और क्लर्जी की हायरार्की थी। यूरोप में कैथोलिक क्रिश्चियंस हायरार्की में सबसे ऊपर माने जाते थे और वो प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। अमेरिका में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हायरार्की में सबसे ऊपर हुआ करते थे और वो आयरिश और इटालियन कैथोलिक्स के खिलाफ हिस्टोरिकली काफी डिस्क्रिमिनेशन करते हुए आए हैं। अगर आप इंडिया पाकिस्तान के मुस्लिम्स को भी देखें तो उसमें भी अशराफ और पसमंदा मुस्लिम्स की हायरार्की
है जिसमें अशराफ पसमंदा मुस्लिम्स के खिलाफ काफी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और मुस्लिम सोसाइटी को मिलने वाले सारे बेनिफिट्स भी अपर कास्ट अशराफ मुस्लिम खा जाते हैं। अरब देशों को भी अगर देखें तो प्रॉफेट मोहम्मद से जुड़े हुए जो अरब ट्राइब्स हैं वो खुद को हायरार्की में सबसे ऊपर मानते हैं और वो दूसरे अरब ट्राइब्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सुन्नीस जो हैं वो शिया और अहमदियास के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इनफैक्ट कई रिसर्च पेपर्स भी निकल कर आए हैं जिन्होंने दिखाया है कि साउथ अफ्रीका में किस तरह से एक अफ्रीकन ट्राइब दूसरे ब्लैक अफ्रीकन ट्राइब्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सेंट्रल अफ्रीका में बांटू ट्राइब जो है वो एथनिक पिग्मी ट्राइब्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जबकि दोनों ब्लैक हैं। रवांडा में हिस्टोरिकली हुतू मेजॉरिटी ने तुत्सीस के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया है, जेनोसाइड किया है, इसके बावजूद के दोनों ब्लैक हैं। इथियोपिया में भी उस देश की निलोटिक एथनिक कम्युनिटी के खिलाफ और शनकेला और बारिया कम्युनिटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन की गई है, इसके बावजूद के इथियोपिया में सब लोग ब्लैक हैं। लेकिन दुनिया भर में इन हायरार्किकल सिस्टम्स को इग्नोर किया जाता है और कहा जाता है कि सिर्फ इंडिया में कास्ट नाम का हायरार्किकल सिस्टम है। ये तो वही बात हुई ना कि भैया हमास ने वीडियो रिकॉर्ड किया इजरायली सिविलियंस को मारते हुए, लेकिन हार्वर्ड ने उस अटैक के लिए भी इजराइल को ही ब्लेम कर दिया। अरे वो तो एक्चुअली ऐसा कर चुके हैं। और यही बुक जो अमेरिकन रेसिज्म के लिए हिंदू कास्ट सिस्टम को ब्लेम करती है, इस बुक को हार्वर्ड में स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाता है। हार्वर्ड में ब्लैक हेरिटेज मंथ की तरह दलित हेरिटेज मंथ मनाया जाता है। ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट की तरह दलित लाइव्स मैटर मूवमेंट मनाया जाता है। ब्लैक पैंथर पार्टी की तरह एक दलित पैंथर ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट कर दिया गया है। ये क्या है? चाइना और भारत के स्कूल और यूनिवर्सिटीज के सारे बैक बेंचर भी सोच रहे होंगे कि यार इतनी बेशर्मी से कॉपी पेस्ट तो मैं भी नहीं करता। इस एफ्रो दलित क्रिटिकल कास्ट थ्योरी के जो पोस्टर बॉय है हार्वर्ड में, जिनको हार्वर्ड बहुत प्रमोट भी करता है, उनका नाम है सूरज येंगड़े। सूरज येंगड़े कहते हैं कि कास्ट इज द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। Suraj Yengde of Harvard University puts out a Hindu-phobic tweet. It reads, and I quote, "Hinduism is a ploy to keep the backward classes permanently lower." कास्ट की जो हायरार्की है और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हिंदुइज्म के डीएनए में है। Hindus are sick people of India. It's their religious books who train the mind. Can one be a Hindu without torturing Dalits, Muslims, and Christians? और इसीलिए ब्राह्मण्स और हिंदुइज्म को खत्म करना जरूरी है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए। 0.83 Muslims teacher. Dalit faculties are close to 5%. Adivasi 2. 70% of our faculty is upper caste Hindu. हार्वर्ड इस बंदे को बहुत प्रमोट करता है। हार्वर्ड के बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कॉर्नेल वेस्ट इस बंदे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। अमेरिका के बड़े पब्लिकेशंस जैसे एनपीआर कास्ट पे एक सीरीज बनाते हैं जिसमें इसको एज एन एक्सपर्ट इस्तेमाल किया जाता है। सूरज साहब खुद को अंबेडकर का एक तरह से सक्सेसर बताते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के नाखून तक की औकात नहीं है साहब की, क्योंकि अंबेडकर जी ने हिंदुइज्म को गालियां दी, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सारी रिलीजियस आइडियोलॉजीज को भी उन्होंने इम्पार्शियली एग्जामिन किया था और उन्होंने बहुत क्लियरली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को रिजेक्ट करके बुद्धिज्म को गले लगाया था। येंगड़े जी हिंदुइज्म को तो गाली दे देते हैं, लेकिन इनकी औकात है कि जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को एग्जामिन किया था, क्रिटिसाइज किया था, उस हिम्मत के साथ हार्वर्ड में इस्लाम को क्रिटिसाइज करके दिखा दें। एक तरफ येंगड़े साहब बोलते हैं कि हिंदुइज्म जो है वो मिड 19th सेंचुरी तक एग्जिस्ट नहीं करता था। ब्राह्मणों ने मिड 19th सेंचुरी में हिंदुइज्म को इन्वेंट किया जब उन्हें लगा कि उनके कास्ट प्रिविलेज खत्म होने वाले हैं। दूसरी तरफ ये भाई साहब कहते हैं कि हिंदुइज्म हजारों सालों से शेड्यूल कास्ट लोगों को दबाता हुआ आ रहा है। मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि रणवीर सिंह का फैशन डिजाइनर ज्यादा कंफ्यूज्ड है। हार्वर्ड की टीम की एक और बड़ी मेंबर है अजंता सुब्रमण्यम, जिन्होंने एक किताब निकाली थी द कास्ट ऑफ मेरिट, जो कहती है कि मेरिट सिस्टम यानी जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको एडमिशन मिलेगा, जिसके ज्यादा क्वालिफिकेशंस होंगे उसको नौकरी मिलेगी। ये सिस्टम ही गलत है और इस पूरे सिस्टम में अपर कास्ट प्रिविलेज भरा हुआ है। अच्छा, अगर ऐसा है तो सुब्रमण्यम मैडम से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई हार्वर्ड डिग्री भी तो प्रिविलेज है ना। हार्वर्ड में एक साल का कोर्स करने के लिए $80,000 लगते हैं, यानी 66 लाख रुपीस। इंडिया के 99% लोग तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये प्रिविलेज हुआ कि नहीं हुआ। और अगर आपके पास हार्वर्ड डिग्री है तो आपको उन लोगों के ऊपर चूज किया जाएगा जिनके पास हार्वर्ड की डिग्री नहीं है, तो ये हार्वर्ड प्रिविलेज हुआ कि नहीं हुआ। उसके ऊपर से एक हार्वर्ड क्रिम्सन सर्वे ने 2022 में ये रिवील किया था कि हार्वर्ड में एडमिट होने वाले 40% स्टूडेंट्स लेगेसी एडमिशंस है, यानी इनके कोई रिलेटिव हार्वर्ड में पढ़ा करते थे और इस वजह से उनको हार्वर्ड में एडमिशन मिला है। भैया ये तो क्लियरली बर्थ बेस्ड प्रिविलेज है, जिसके लिए हिंदुइज्म के कास्ट सिस्टम को इतनी गालियां पड़ती हैं हार्वर्ड से। तो मैं सुब्रमण्यम जी, येंगड़े जी और सारे हार्वर्ड के लेफ्ट विंग प्रोफेसर से पूछना चाहता हूं कि आपके पास जो इतना हार्वर्ड का प्रिविलेज है, क्या आप उस प्रिविलेज को छोड़ने के लिए तैयार हैं ताकि आपको जो नौकरियां मिली हैं वो किसी ऐसे इंसान को मिल सके जो आपसे गरीब है और जिसके पास हार्वर्ड की क्वालिफिकेशन नहीं है। हार्वर्ड इक्वालिटी लैब्स जैसे एंटी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करता है। इक्वालिटी लैब्स के पॉलिटिकल डायरेक्टर ये मानते हैं कि कास्ट के बिना हिंदुइज्म एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन
डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए हिंदुइज्म को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। इक्वालिटी लैब्स ने एक बहुत ही अनसाइंटिफिक और झूठा कास्ट सर्वे भी क्रिएट किया था, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने सिलिकॉन वैली में काम करने वाले इंडियंस के ऊपर एक झूठा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का केस भी डाला था। इस सर्वे को अमेरिका के हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने और कार्नेगी एंडाउमेंट के इंडियन अमेरिकन्स पर हुए एक साइंटिफिक सर्वे ने पूरी तरह से एक्सपोज भी किया है। और जिस केस की मैं बात कर रहा था, 2020 में वो केस फाइल किया गया था, लेकिन इसी साल उस केस को कैलिफोर्निया की एक कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है और जो अक्यूज है उनको बाइज्जत बरी भी किया गया है। The case has been a critical talking point for groups like Equality Labs. कि हमारा बॉस कहता है अच्छा जाओ कास्ट ट्रेनिंग होगी, एक कंपनी ऑर्गेनाइज करी है, वहाँ जाके सेमिनार अटेंड करो। तो जब हम चुप करके बैठते हैं तो वहाँ हमारे अगेंस्ट क्या बोला जा रहा है और हमको जवाब देने का मौका नहीं मिलता। और इतना ही नहीं, इस झूठे सर्वे का इस्तेमाल करके कैलिफोर्निया में SB 403 नाम का एक बिल भी पास करने की कोशिश की गई है, जहां पर कास्ट को एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी बना दिया जाएगा कैलिफोर्निया में, जिसकी वजह से जो इंडियन अमेरिकन्स हैं उनको स्पेसिफिकली कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट टारगेट करेगी और एक्स्ट्रा सर्वेलेंस डालेगी। थैंकफुली कैलिफोर्निया के गवर्नर ने हाल में ही इस बिल को वीटो कर दिया है, यानी कि बिल पास नहीं होगा, जिससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो कास्ट सर्वे क्रिएट किया गया है वो कितना झूठा है। लेकिन इस कास्ट सर्वे के पूरी तरह से एक्सपोज हो जाने के बावजूद हार्वर्ड इक्वालिटी लैब्स के साथ कोलैबोरेट करता है और उन्होंने कास्ट एज अ प्रोटेक्टेड कैटेगरी अपने कॉलेज में इंक्लूड किया है। इस लेवल की एंटी इंडिया, एंटी हिंदू रिसर्च को हार्वर्ड फंड करता है और सपोर्ट करता है। They are funding philanthropy which ends up bringing in liberal arts models, and these liberal arts models bring in critical caste theory, and they bring in political issues concerning India. और हार्वर्ड की जो मित्तल इंस्टीट्यूट है वो इसी एंटी हिंदू अजंता सुब्रमण्यम के स्कॉलरशिप को सपोर्ट भी करता है। और जो चैन इंस्टीट्यूट है जिसको पिरामल ग्रुप सपोर्ट करता है, वो एक्चुअली मोस्टली फंडेड बाय चाइना है। The Chinese gave the largest ever donation to Harvard. और ये जो चैन इंस्टीट्यूट है ये मोस्टली या तो प्रो चाइना रिसर्च निकालता है या फिर ऐसा रिसर्च निकालता है जो चाइना को कभी भी ओपनली अटैक ना करे। Piramal Center is part of the T.H. Chan School of Public Health, and T.H. Chan is a Chinese. और हमेशा एंटी इंडिया रिसर्च निकालता है। तो आप समझिए कि ये जो इंडियन बिलियनर्स हैं ये जानते हुए या अनजाने में करोड़ों रुपए दे रहे हैं हार्वर्ड को, जिसका इस्तेमाल करके हार्वर्ड इंडिया को अटैक कर रहा है, एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा निकाल रहा है, फेक कास्ट सर्वे निकाल रहा है। इसके प्रोफेसर्स और एकेडमिक्स हिंदुइज्म का खात्मा करने की बात कर रहे हैं, मेरिट को ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की बोल रहे हैं और इंडियन डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हुआ सिर्फ हार्वर्ड भैया। अब आइए इंडिया में अशोका यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। डॉक्टर राजीव मल्होत्रा ने अपनी किताब में अशोका यूनिवर्सिटी को हार्वर्ड का जूनियर पार्टनर कहा है और अशोका यूनिवर्सिटी को अमीरों का JNU भी बोला जाता है। इनके सपोर्टर्स और फंडर्स को देखते हैं। संजीव भिखचंदानी जो कि Naukri.com के फाउंडर हैं, बिन्नी बंसल जो कि फ्लिपकार्ट के को फाउंडर हैं, गुरचरण दास जो कि एक्स CEO हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल मल्टीनेशनल कंपनी के, आदित्य घोष जो कि आकाश एयर के को फाउंडर हैं, अनु आगा जो कि थर्मैक्स की चेयरपर्सन है, संजीव अग्रवाल जो 2 बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स फंडामेंटम और हीलियन वेंचर्स के को फाउंडर हैं। उसके ऊपर से बजाज, मोतीलाल ओसवाल, मैनकाइंड फार्मा, इंडस इंड बैंक और एक्सिस बैंक भी अशोका यूनिवर्सिटी को फंडिंग और सपोर्ट देते हैं। इन लोगों के सपोर्ट से अशोका यूनिवर्सिटी का जो सोनीपत का कैंपस है उसको 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से बनाया गया है। इस समय अशोका यूनिवर्सिटी का सेकंड कैंपस डेवलप किया जा रहा है, जिसके लिए 1500 करोड़ की फंडिंग जमा की जा रही है। तो आइए अशोका यूनिवर्सिटी के जलवे देखते हैं। अशोका यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर थे प्रताप भानु मेहता। उनकी जरा ओपिनियन सुनते हैं। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के बारे में कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट नेशनलिज्म का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रही है और भारत के सभी इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। CAA पास होने के बाद प्रताप भानु मेहता ने कहा था CAA को अगर वापस करवाना है, कैंसिल करवाना है तो सिर्फ मॉब रूल के थ्रू करवाया जाएगा और सड़क पर हिंसा करके करवाया जाएगा। ये भाई साहब अशोका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे। जो सड़न है ये ऊपर से ही शुरू हो गई है। अब आइए फैकल्टी से मिलते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं स्मृति ईरानी और वो कहानी घर घर की मैं ऐसे बुला बुला के लोगों को दिखाती नहीं थी कमरे में जा जाके, उसी तरह से मैं भी दिखाता हूँ आपको। आइए अलग अलग फैकल्टी से मिलते हैं। सबसे पहले दिलीप सिमियन जो कि एक एक्स नक्सलाइट हैं, जिन्होंने डायरेक्टली जब नक्सलों ने इंडियन स्टेट को ओवरथ्रो करने की कोशिश की थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। वो अमन पंचायत नाम के एक NGO के चेयरमैन और ट्रस्टी भी हैं। इनफैक्ट इस NGO की एंटी इंडिया एक्टिविटीज की वजह से इसका FCRA लाइसेंस भी कैंसिल हो चुका है। एक और फैकल्टी मेंबर है मितुल बरुआ, जिनका कहना है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं उनका
हिंदू कल्चर से, हिंदू सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि बाकी हिंदुओं की तरह असम के जो लोग हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी की पूजा करते हैं, लेकिन वो इस वजह से क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर ब्राह्मणों ने ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की की जबरदस्ती ठूस दी है। मितुल बरुआ ने कई दूसरे इंडियन इंटेलेक्चुअल्स की तरह ही आतंकवादी याकूब मेनन के लिए मर्सी पिटीशन भी लिखी थी। याद रखिए, याकूब मेनन वो आतंकवादी है जिसको मुंबई ब्लास्ट में कन्विक्ट किया गया था, जिसमें 250 से ज्यादा भारत के लोगों ने अपनी जान खोई थी। एक और फैकल्टी मेंबर है नीलंजन सरकार, जिन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर भगवान राम को अटैक किया था और उनका मजाक भी उड़ाया था। अपर्णा वैदिक एक हिस्ट्री प्रोफेसर हैं जो अपने स्टूडेंट्स को अ गार्डनर इन द वेस्टलैंड बाय श्रीविद्या नटराजन जैसी किताबें पढ़ाती हैं, जिस किताब में आदि शंकर को एक बदमाश ब्राह्मण कहा गया था। इस किताब के मुताबिक ब्राह्मणों ने यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र जैसी चीजों को इजाद किया था ताकि वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सके और लोअर कास्ट को दबा कर रख सके। वैदिक जी का मानना है कि भारत के जो अपर कास्ट हैं वो कभी भी लोअर कास्ट और माइनॉरिटीज को सपोर्ट नहीं कर सकते। 2021 में अशोका यूनिवर्सिटी के शाहिद जमील ने न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल्स लिखे थे, जहां पर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन प्रोग्राम और पैंडेमिक के हैंडलिंग को अटैक किया था। लेकिन कई कमेंटेटर्स ने पॉइंट आउट किया था कि इन्होंने जो भी प्रेडिक्शंस किए थे इंडिया के बारे में वो मेजॉरिटी गलत निकले थे और इनका असली मकसद था इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अंडरमाइन करना और इंडिया में वैक्सीन हेजिटेंसी को डेवलप करना। फिर बात करते हैं अश्विनी देशपांडे जी की, जो कि प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस हैं। द वायर जैसे प्रोपेगेंडा मैगजीन में अक्सर कंट्रीब्यूशन करते हैं और इन्होंने यूके में कास्ट एज अ कैटेगरी फॉर डिस्क्रिमिनेशन को रिकॉग्नाइज करने को सपोर्ट किया था। मैडम जी ने कहा था कि इंडियन डायस्पोरा जो है वो दूसरे इंडियंस के खिलाफ हमेशा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं दूसरे देशों में जाकर। इन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में मेरिट सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोअर कास्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरिट पे कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हर रोज माइक्रो अग्रेशंस का सामना करना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं अशोका यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर स्टडीज इन जेंडर एंड सेक्सुअलिटी की। इसमें एक कश्मीरी रिसर्च फेलो है समरीन मुश्ताक, जो हमेशा इंडिया की कश्मीर में चल रही टिरनी के बारे में बात करती हैं और सेपरेटिस्ट प्रोपेगेंडा को भी सपोर्ट करते हैं। एक और इंटेलेक्चुअल है विक्रमादित्य सहाय, जो कि एक फ्रीक्वेंट स्पीकर हैं सेंटर फॉर स्टडीज इन जेंडर एंड सेक्सुअलिटी में, जो कहते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को सपोर्ट नहीं करते और मोनोगमी को सपोर्ट नहीं करते, यानी एक बंदा एक बंदी के साथ शादी करके पूरी जिंदगी उसी के साथ गुजारे, क्योंकि मोनोगमी एक हिंदू सुप्रीमेसिस्ट इंस्टीट्यूशन है। I find institutions of monogamy and cultural ideas of what constitutes love as oppressive institutions. हाँ भाई, एक बंदा एक बंदी के साथ शादी करके पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारे, ये भी इनके हिसाब से ऑपरेशन है। कल को इनका भरोसा नहीं है कि कोई बंदा या बंदी अगर गे ना हो तो उसको भी ऑपरेशन बोल देंगे, कि स्ट्रेट होना भी एक तरह की ऑपरेशन है। अगर आप ऑपरेशन को खत्म करना चाहते हैं तो आपको गे बनना पड़ेगा। देखिए, शाम शर्मा शो के सभी LGBTQ कम्युनिटी के व्यूअर्स से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग LGBTQ कम्युनिटी के मेंबर है, प्लीज भारत में ऑपरेशन को खत्म करने में मदद कीजिए, जरा और लोगों को गे बनाइए। फिर बात करते हैं अशोका यूनिवर्सिटी की त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा के बारे में। इस सेंटर के एक एक्स प्रोफेसर सब्यसाची दास ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी की 2019 में लोकसभा इलेक्शंस की जीत को वोटर फ्रॉड पे ब्लेम कर दिया था। इसमें इतने सारे फैक्चुअल एरर्स थे कि इवेंचुअली अशोका यूनिवर्सिटी जैसे लेफ्ट विंग यूनिवर्सिटी को भी अपने आप को इस रिसर्च पेपर से डिस्टेंस करना पड़ा था। मतलब सोचिए कि अगर जैकी भगनानी आपकी पिक्चर को ना बोल रहा है तो आपकी पिक्चर कितनी खराब होगी। अशोका यूनिवर्सिटी ने क्रिस्टोफ जैफरलो और जील्स वेर्नियर्स नाम के दो फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट को हिंदुत्व और इंडियन पॉलिटिक्स के एक बेसिकली एक्सपर्ट की तरह प्रेजेंट किया है इंडिया को। क्रिस्टोफ जैफरलो ने एक किताब लिखी थी मोदीज इंडिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2019 में बीजेपी की जो जीत हुई है वो अपर कास्ट इलीट का भारत के OBC, SC, ST और माइनॉरिटीज के खिलाफ बदला था। इसके बावजूद कि जो 303 MP बीजेपी के इलेक्ट हुए थे उसमें से 69% OBC, SC और ST कम्युनिटीज के थे, और भारत में OBC, SC, ST कम्युनिटीज का पॉपुलेशन शेयर भी 69% है। तो आज जो ऑपोजिशन जितनी आबादी उतना हक का हल्ला मचा रही है वो तो ऑलरेडी बीजेपी ने 2019 में करके रखा हुआ है यार। जैफरलो और जील्स वेर्नियर ने एक रिसर्च तैयार किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 2014 से लेके 2023 तक अपर कास्ट ने हिंदी हार्टलैंड के सारे पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर लिया है और OBC रिप्रेजेंटेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब भाई ये तो बड़ा संगीन आरोप है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है जिसका नाम है द न्यू बीजेपी बाय नलिन मेहता। उसमें नलिन मेहता जी ने बहुत डिटेल्ड रिसर्च की है बीजेपी पर इंडिया में, उत्तर प्रदेश में, अलग अलग स्टेट्स में, जिसमें दिखाया गया है कि बीजेपी के जो यूपी लोकसभा कैंडिडेट से 2019 जनरल इलेक्शन में उसमें 57.5% OBC थे, 52.8% जो कैंडिडेट से 2017 असेंबली इलेक्शंस के वो OBC थे। यूपी के 2020 में बीजेपी के 50% ऑफिस बेयरर्स OBC थे। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें
48% मिनिस्टर्स ओबीसी थे। यूपी में बीजेपी के 35.6% जो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रेसिडेंट्स हैं वो ओबीसी थे। इसमें अगर आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप नलिन मेहता की किताब द न्यू बीजेपी को पढ़ें। उसका भी Amazon लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इनफैक्ट क्रिस्टोफ जैफर लॉ और जील्स वर्नियर ने कहा था कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ठाकुरों की डोमिनेशन हो गई है। लेकिन अगर आप योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट को देखें तो ओबीसीज की रिप्रेजेंटेशन 35% है, शेड्यूल्ड कास्ट की रिप्रेजेंटेशन 13% है, ठाकुरों की रिप्रेजेंटेशन 11% है। तो ये ठाकुर डोमिनेशन कैसे हुआ भैया? ये तो वही बोलने के बराबर हो गया कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को हिंदू डोमिनेट कर रहे हैं। इनफैक्ट 2013 के बाद से अकॉर्डिंग टू नलिन मेहता बीजेपी ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ओबीसी कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। और नलिन मेहता के रिसर्च के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं वो यूपी के सारे कास्ट को अखिलेश यादव के मिनिस्टर्स से बेहतर रिप्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट नलिन मेहता की रिसर्च से तो ये दिखता है कि बीजेपी अपर कास्ट पार्टी नहीं है बल्कि ओबीसी पार्टी है। तो क्रिस्टोफ जैफरलो और वर्नियर साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि चाचा जान, रिसर्च का मतलब होता है एक्यूरेट रिसर्च करना। कुछ भी हक देने को रिसर्च नहीं कहते हैं। ये तो टट्टी है। वरना तो राखी सावंत भी एमिनेंट रिसर्चर कहलाती। और हार्वर्ड की तरह ही अशोका यूनिवर्सिटी की बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी के रिसर्च को ज्यादातर बढ़ावा देते हैं, दूसरी आइडियोलॉजी को वो ज्यादातर सपोर्ट नहीं करते, दूसरी आइडियोलॉजी के रिसर्च को वो ज्यादातर बढ़ावा भी नहीं देते। और हार्वर्ड की तरह ही अशोका यूनिवर्सिटी भी इसी तरह एंटी इंडिया और एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा का एक सेंटर बन गया है। और ऐसे इंस्टीट्यूट को इंडियन बिलियनर्स और बड़े बड़े बिजनेसेस फंडिंग और सपोर्ट दे रहे हैं। यार इससे अच्छा तो यार हाफिज सईद को ही दे दो पैसा डायरेक्टली, वो तो कम से कम सामने से आके मारता है यार। वो इस तरह की बकवास रिसर्च करके और स्लैम पोएट्री सुना के टॉर्चर तो नहीं करता। The passion that fuels Islam emails which refuse to stop the debate. Families are all connected by gossamer-like whispers. Name here. All too afraid to make the first move. We looked at her and thought of words we didn't know. बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा गोदरेज इंडिया कल्चर लैब का, जिसको ऑब्वियसली गोदरेज फैमिली स्पॉन्सर करती है। इसे क्रिएट किया गया था LGBTQ मूवमेंट को और प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजीज की इंडिया में बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। गोदरेज इंडिया कल्चर लैब यानी GICL के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं अनीश गवांडे, जो अपने आप को एक एंटी नेशनलिस्ट बोलते हैं। इन्होंने एक पिंक लिस्ट इंडिया नाम के NGO को भी क्रिएट करके रखा हुआ है। जब वो GICL को प्रमोट कर रहे थे तब उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कश्मीरी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया था। वो चाहते हैं कि GICL और LGBTQ मूवमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए कश्मीर में सेपरेटिस्ट कॉज को सपोर्ट करने के लिए। क्या बात है यार। कोई यार फोन करो नेशनल ज्योग्राफिक को, क्योंकि पहली बार मैं लाइफ में वाटर बफेलो को मगरमच्छ के लिए कैंपेन करता हुआ देख रहा हूँ। गवांडे साहब ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ रैलीज को भी सपोर्ट किया था। उनके जो एंटी इंडिया आर्टिकल्स हैं उनको अमेरिका के एंटी इंडिया पॉलिटिशियंस जैसे इल्हान ओमर और रशीदा तलीब ने भी कश्मीर पे हुई हियरिंग्स में इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया था। इन्होंने इंडियन आर्मी के खिलाफ भी आवाज उठाई है और इनका मानना है कि इंडियन आर्मी को सपोर्ट करना बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने शर्जील इमाम को भी ओपन सपोर्ट दिया है, जिसने असम को भारत से काटकर भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात की थी। और जब मुंबई प्राइड परेड में लोगों ने शर्जील इमाम को सपोर्ट किया था, उन लोगों को भी गवांडे साहब ने फुल सपोर्ट दिया था। और गवांडे साहब के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये LGBT मूवमेंट को इतना सपोर्ट करते हैं, भारत में बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन वो LGBT कम्युनिटी के मेंबर्स जो पेट्रियोटिक इंडियंस हैं, जो एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा को सपोर्ट नहीं करते, गवांडे साहब उन LGBTQ मेंबर्स को भी बहुत अटैक करते हैं। गवांडे साहब का मानना है कि LGBT कम्युनिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए। हाँ नहीं, सही बात, कई इस्लामिक देश में LGBTQ होना इलीगल है। कुछ देशों में तो डेथ पेनल्टी हो सकती है आपको, उससे इस्लामोफोबिया नहीं फैलता। कुरान और हदीथ दोनों में होमोसेक्सुअल एक्टिविटी को कंडेम किया गया है। कुछ हदीथ के मुताबिक तो होमोसेक्सुअल एक्टिविटी के लिए डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, उससे इस्लामोफोबिया नहीं फैल रहा। गार्डियन न्यूज़पेपर ने एक रिसर्च की थी जिसके मुताबिक मोस्ट मुस्लिम कंट्रीज में जो LGBTQ कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो डर के मारे अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उससे इस्लामोफोबिया नहीं फैल रहा। लेकिन LGBT कम्युनिटी के लोग अगर इंडिया में भारत माता की जय बोल दे तो उससे इस्लामोफोबिया फैल जाता है। एक मीडिया रिपोर्ट ने दिखाया था कि GICL ने और गवांडे साहब ने प्रो इंडिया और प्रो हिंदू LGBT एक्टिविस्ट को डी प्लेटफॉर्म किया है। इन्होंने एक बार एक प्रो LGBTQ इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था जिसमें गोपी शंकर मदुरई नाम के एक LGBTQ एक्टिविस्ट को इनवाइट किया गया था। इस इवेंट को गोदरेज ने स्पॉन्सर किया था और काफी प्रमोट भी किया था। लेकिन जब अनीश गवांडे साहब और GICL को पता लगा कि गोपी शंकर मदुरई एक प्रो इंडिया एक्टिविस्ट है और एक प्रो हिंदू LGBTQ एक्टिविस्ट है, तो उनको डी प्लेटफॉर्म कर दिया गया बिना किसी एक्सप्लेनेशन के।
LGBTQ एक्टिविस्ट को डीप्लेटफॉर्म करके इंक्लूसिविटी और प्रोग्रेसिव पॉलिसीज को प्रमोट करना इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली इस तरह से इंडियन बिलियनियर्स और बड़े बड़े बिजनेसेस जाने या अनजाने में एंटी हिंदू और एंटी इंडिया एक्टिविटीज को करोड़ों रुपए देकर फंड कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि इन लोगों ने इंडिया के लिए देखिए बहुत किया है, बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, और आई एम श्योर ये सारे लोग इंडियन पेट्रियट्स भी हैं और इंडिया से बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन इस वीडियो का मकसद है कि लोगों में और शायद इन बिलियनियर्स में अवेयरनेस जगाई जाए कि इनका इतना सारा पैसा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा और एक्टिविटीज में जा रहा है। और इस वीडियो का मकसद है ये अवेयरनेस जगाना कि जो पैसा ये खर्च कर रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी भी जरूरी है, कि अगर ये कॉलेजेस एंटी इंडिया रिसर्च को सपोर्ट दे रहे हैं तो इन्हें प्रो इंडिया रिसर्च को भी सपोर्ट देना चाहिए, ताकि मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज में ये दोनों आइडियाज कंपीट कर सके और जो बेहतर आइडिया है वो जीते। और देखिए, इसमें सिर्फ इन इंडियन बिलियनियर्स और बड़े बिजनेसेस को ही ब्लेम नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट इंडिया की जो नेशनलिस्ट प्रो हिंदू गवर्नमेंट है वो भी इन इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करती है। हार्वर्ड के साथ नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये सारे कोलैबोरेशन कर रहे हैं इस समय पर। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट IAS ऑफिसर्स को भी भेजती है ट्रेनिंग के लिए हार्वर्ड में। Anybody who gets scholarship has to be necessarily anti-India. Yes. Because unless you write that you have a wretched life in India, you are not going to get scholarship. तो यार ऐसे एंटी इंडिया यूनिवर्सिटीज में IAS ऑफिसर जाएंगे तो देशभक्ति सीख के तो नहीं ना आएंगे वापस। गवर्नमेंट ही ऐसे काम कर रही है तो बिजनेसमैन से क्या आशा रखें यार। गोडाउन में ही खोटे तो माल तो खराब निकलेगा ही ना। फिर तो यार तालिबान से ही करवा लो ना IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, एकदम पास में ही है वो लोग। टिकट के पैसे भी कम लगेंगे, वीजा का पैसा भी कम लगेगा। इंडियन गवर्नमेंट को भी समझना जरूरी है कि आप हार्वर्ड के साथ इतने कोलैबोरेशंस कर रहे हो तो इंडिया का जो सेंसिटिव डेटा है वो हार्वर्ड के पास जा रहा है। और आपको पता है कि हार्वर्ड के स्कूल्स की चाइना कितनी फंडिंग करता है। तो हो सकता है कि इंडिया का सेंसिटिव डेटा ना सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जा रहा है हार्वर्ड के थ्रू, बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट के पास भी जा रहा है हार्वर्ड के थ्रू। तो इंडियन गवर्नमेंट को और ये इंडियन बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन को और बड़े बड़े बिजनेसेस को ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है और अकाउंटेबिलिटी लेने की जरूरत है कि आप जो इतना पैसा डोनेट कर रहे हैं इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को, वहां पर किस तरह का एंटी इंडिया और एंटी हिंदू रिसर्च तैयार हो रहा है। और मेरी होप है कि जो पैसे दिए जाएंगे फ्यूचर में उस पर थोड़ी बेहतर अकाउंटेबिलिटी रखी जाएगी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से जो बड़े बड़े के जो इंडियन बिलियनियर्स हैं और जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनको किन यूनिवर्सिटीज को और किस तरह के एंडेवर्स में फंडिंग ज्यादा देनी चाहिए हार्वर्ड, अशोका यूनिवर्सिटी के बजाय, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी शाम शर्मा शो के पेट्रियन को अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ये बहुत अच्छा समय है ज्वाइन करने के लिए। हम बहुत सारा इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स कंटेंट, ब्लूपर रील्स, क्रिकेट टूर्नामेंट और शो के लिए जो हम रिसर्च तैयार करते हैं वो हम पेट्रियन पर शेयर कर रहे हैं। तो आज ही पेट्रियन के मेंबर बने। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको 1 सेकंड बना